आज हम लोग पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी से पूर्व राजनीतिक दशा अर्थात महाजनपद, और महाजनपद में कौन कौन से साम्राज्य का विकास हुआ और उसमें कौन कौन महाप्रतापी सम्राट हुए, राजा पैदा हुए। ठीक, तो सब के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद। हम लोग जानते हैं इतिहास में भारत में 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ था। कितने? 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद कौन कौन थे सब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पूछा जाता है कि महाजनपदों के बारे में किस जैन ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो किसमें मिलती है? भगवती सूत्र में। तो भगवती सूत्र में क्या, भगवती सूत्र क्या है? जैन ग्रंथ है। क्या है? जैन ग्रंथ है। उस जैन ग्रंथ में क्या मिलता है? महाजनपद के बारे में विस्तार जानकारी मिलती है। और पूछा गया है किस बौद्ध ग्रंथ में महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है? कौन है वो? अंगुत्तर निकाय। कौन है? अंगुत्तर निकाय। तो जैन धर्म क्या था? जैन ग्रंथ क्या था? भगवती सूत्र। और बौद्ध ग्रंथ क्या था? अंगुत्तर निकाय। इन दोनों ग्रंथों से हमको महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो महाजनपद और उनकी राजधानियां हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से महाजनपद थे, उनकी क्या राजधानियां थी। तो पहला हमारा आता है काशी। क्या? काशी। इसका पहले नाम क्या था? बनारस। का जो क्या नाम था इसका? जो काशी पहले इसका नाम क्या था? काशी था। अब क्या नाम हो गया इसका? बनारस नाम हो गया। क्या नाम हो गया? बनारस। अर्थात जो काशी था इसका राजधानी क्या है? इसकी राजधानी समय क्या थी? वाराणसी। क्या राजधानी थी? वाराणसी राजधानी थी। और काशी के जो सम्राट थे, जो राजा थे, वो कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। इन्होंने ही क्या काशी की स्थापना की थी? किसने? ब्रह्मदत्त ने। आगे आता है कौशल। तो जिसको हम लोग आज जानते हैं अयोध्या, पहले उसका नाम क्या था? कौशल के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? कौशल के नाम से। तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। क्या नाम थी? श्रावस्ती। ये कहां पड़ता है? अयोध्या वाले साइड पड़ता है। ठीक, पहले इसका अयोध्या पहले नाम क्या था? फैजाबाद। अब नाम क्या हो गया है? अयोध्या हो गया है। ठीक, आगे अंग। क्या है? अंग। तो अंग कहां पड़ता है? ये पड़ता है पूर्वी बिहार में। कहां पड़ता है? पूर्वी बिहार में। क्या है? बिहार वाला इलाका है, बिहार है। तो पूर्वी बिहार में क्या पड़ता है? पड़ता है क्या? अंग। क्या पड़ता है? अंग। फिर इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। क्या राजधानी थी? चंपा। तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अगला क्या है? मगध। क्या है? मगध। तो मगध कहां पड़ता है? दक्षिणी बिहार। कहां पड़ता है? दक्षिणी बिहार में। बिहार के दक्षिण को क्या बनता है? मगध पड़ता है। क्या पड़ता है? मगध। तो जो मगध था इसकी 2 राजधानी थी। मगध साम्राज्य के 2 राजधानियां थी। एक राजधानी थी राजगृह। क्या राजधानी थी? राजगृह। और मगध की दूसरी राजधानी क्या थी? गिरिवज। क्या नाम थी? इसी बात क्या नाम रखा गया? गिरिवज नाम रखा गया। ठीक, इसका राजधानी और था पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्या है? वज्जी। क्या नाम है? वज्जी। तो वज्जी जो कहां पड़ता है? उत्तर बिहार। कहां पड़ता है? उत्तर बिहार। क्या पड़ता है? वज्जी। बिहार के उत्तर साइड क्या पड़ता है? वज्जी पड़ता है। तो इसकी राजधानी क्या थी? वज्जी की राजधानी क्या थी? लिच्छवी या वैशाली। लिच्छवी या वैशाली इसकी राजधानी, किसकी राजधानी थी? वज्जी की। आगे क्या है? मल्ल। तो मल्ल कहां पड़ता है? गोरखपुर वाले साइड। कहां पड़ता है? गोरखपुर वाले साइड में। तो इसकी भी, मल्ल की भी 2 राजधानियां थी। पहला राजधानी क्या था? कुशीनगर। क्या नाम था? कुशीनगर। ठीक, अगला क्या था? पावा। क्या नाम था? पावा। तो मल्ल की भी 2 राजधानियां थी। पहला था कुशीनगर, दूसरा क्या था? पावा था। अगला है चेदी। तो चेदी कहां था? चेदी जो महाजनपद तो कहां था? यमुना व नर्मदा के क्षेत्र में था। यमुना व नर्मदा के क्षेत्र में था। ये यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूपी में ही पड़ता है। यमुना व नर्मदा के क्षेत्र में यूपी में ही पड़ता है। क्या पड़ता है? चेदी वाला। एक चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। क्या राजधानी थी? सुक्तिमती। आगे क्या है? आगे वत्स। तो वत्स कहां पड़ता है? इलाहाबाद। कहां पड़ता है? इलाहाबाद में। ठीक, कहां पड़ता है? इलाहाबाद में। उस समय वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। क्या राजधानी थी? कौशाम्बी। ठीक, जो कौशाम्बी है इलाहाबाद से थोड़ा क्या पश्चिमी साइड पड़ता है। कहां पड़ता है? इलाहाबाद से थोड़ा पश्चिमी साइड कौशाम्बी पड़ता है। कौशाम्बी में हम लोग जानते हैं अशोक के शिलालेख कहां पर है? कौशाम्बी में ही है। अशोक के मेन में शिलालेख कहां पर है? कौशाम्बी में ही है। इलाहाबाद पढ़ते हैं। आगे क्या है? कुरु। तो कुरु वाला क्षेत्र क्या था? थानेश्वर था, मेरठ था और दिल्ली था।
ये जो क्षेत्र थे ये कुरु में आते थे। कहाँ आते थे? कुरु में आते थे। और कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। क्या राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। आगे क्या है? पांचाल। क्या नाम है? पांचाल। तो उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? महाजनपद काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? पांचाल नाम था। ठीक, इस पांचाल की भी 2 राजधानियां थी। उत्तरी राजधानी क्या थी? छत्रवती। क्या राजधानी थी? छत्रवती। और दक्षिण राजधानी क्या थी? काम्पिल। तो उत्तर प्रदेश को हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस नाम जानते थे? पांचाल के नाम जानते थे। और इसकी भी 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी क्या थी? छत्रवती। दूसरी राजधानी क्या थी? काम्पिल। क्या थी? काम्पिल। अगला है मत्स्य। क्या है? मत्स्य। तो मत्स्य कहाँ पड़ता है? राजस्थान साइड में। कहाँ पड़ता था? राजस्थान साइड में। इसकी राजधानी क्या थी? उपप्लव। क्या राजधानी थी? उपप्लव राजधानी थी। आगे असमक। तो असमक कहाँ पड़ता है? गोदावरी वाले क्षेत्र में, अर्थात पड़ता है महाराष्ट्र क्षेत्र में। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ता है। गोदावरी वाले क्षेत्र में यहाँ पड़ता है। कौन? गोदावरी क्षेत्र। इसकी राजधानी क्या थी असमक की? पोटली। क्या राजधानी थी? पोटली थी। आगे 13वां क्या है? अवंती। तो अवंती कहाँ पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अवंती मध्य प्रदेश पड़ता है। और अवंती की भी उस समय 2 राजधानी थी। पहला क्या था? उज्जैनी और महिष्मती। क्या था? अवंती की 2 राजधानियां थी। पहला क्या था? उज्जैनी। दूसरा नाम क्या था? महिष्मती। उज्जैनी, उज्जैन नहीं, उज्जैन अलग चीज है, उज्जैन अलग है। ठीक, तो उज्जैनी। दूसरा क्या था? महिष्मती राजधानी थी। इसकी 2 राजधानी थी। आगे क्या है? गांधार। तो गांधार वाला जो क्षेत्र है ये पड़ता है पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड में। कहां पड़ता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड में पड़ता है। और जो गांधार था इसकी राजधानी जो थी तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला। तो तक्षशिला कहां पड़ता है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान में। तक्षशिला उस समय का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। क्यों? क्योंकि तक्षशिला उस समय विद्या का सबसे मेन केंद्र था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन? विश्व का पहला पढ़ाई का विश्वविद्यालय कहां बना था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। विद्या केंद्र पहला कहां था? तक्षशिला में। कहां था? तक्षशिला में। जहां पर चाणक्य भी क्या? जहां पर चाणक्य भी क्या थे? एक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे। वहां पढ़े भी थे और एक शिक्षक के रूप में कार्य भी किए थे। कौन? चाणक्य। वहां शिक्षक थे। कहां पर? तक्षशिला में। ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक, तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन था पूछा जाता है? तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला ही पड़ता है। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला था। और दुनिया का दूसरा विश्वविद्यालय कौन था? दुनिया का दूसरा विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक, आगे है कंबोज। क्या है? कंबोज। तो क्या कंबोज? कंबोज कहां पड़ता है? उत्तरी पूर्वी कश्मीर। कहां पड़ता है? उत्तरी पूर्वी कश्मीर में। इसकी राजधानी क्या थी? राजापुर। क्या राजधानी थी? राजापुर। आगे क्या है? आगे है सूरसेन। लास्ट क्या है? सूरसेन। तो ये कहां पड़ता है? मथुरा वाले क्षेत्र में। कहां पड़ता है? मथुरा वाले क्षेत्र में। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा ही थी। तो ये 16 महाजनपद थे। ठीक, इसमें 16 महाजनपदों में सबसे मेन नाम उभर कर आता है मगध जनपद, मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य क्यों सबसे शक्तिशाली था? इसका रीजन क्या था? तो हम लोग यह समझेंगे कि मगध साम्राज्य को हम लोग क्यों पढ़ते हैं और सभी महाजनपद क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे कारण थे। पहला कारण क्या था कि जो मगध साम्राज्य था, पहला जो था मगध साम्राज्य जो था यह गंगा और सोन नदी के संगम तट पर स्थित था। जो मगध साम्राज्य कहाँ था? गंगा और सोन नदी के संगम तट पर स्थित था। और संगम तट पर स्थित रहने के कारण क्योंकि यह जो साम्राज्य था, यह जो शहर था, यह नदी किनारे बसा था। और नदी किनारे बसा होने के कारण जो यह क्षेत्र था बहुत ही उपजाऊ था। क्या था? बहुत ही उपजाऊ था। यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको कृषि के मामले में क्या बहुत सारी पैदावार होती थी, इसीलिए क्या शक्तिशाली क्षेत्र था, एक पहले था। दूसरा क्या था? उपजाऊ भूमि, क्योंकि जो मगध साम्राज्य था यह यहाँ पर नदियाँ थी, क्या नदियाँ थी और दोआब का क्षेत्र था। हम लोग जानते हैं दोआब क्या होता है, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं वो क्षेत्र क्या होता है? बहुत ही उपजाऊ होता है। क्यों? नदियाँ जब बहती हुई आती हैं तो अपने क्या बहाव के साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ पदार्थ लेकर अपने साथ चलती हैं। तो एक क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था, अर्थात एक क्षेत्र मगध साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही मायने रखता था। इसीलिए ये शक्तिशाली सब केंद्र था मगध साम्राज्य। अगला क्या रीजन था?
मगध साम्राज्य में खनिज संपदा की बहुलता पाई जाती थी। उस समय जो मगध था, इसका सबसे मेन रीजन क्या था, यहाँ पर का खनिजों की अपार संपदा पाई जा रही थी। उस खनिज में लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ का लोहे, यहाँ पर क्या था, लोहे का भंडार था। और लोहे का भंडार होने के कारण यहाँ के राजाओं को, यहाँ के सैनिकों को सरल मात्रा में आसानी से औजार बनाने के लिए क्या, लोहे मिल जाते थे, इसलिए शक्तिशाली बन गया था। अगला रीजन क्या था, यहाँ पर जंगलों की बहुलता थी। जो मगध साम्राज्य था, यहाँ पर बहुत सारे जंगल पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे, जंगल पाए जाते थे। और उस जंगल से राजाओं को बहुत सारी हाथियां, बहुत सारी जंगली हाथियां उनको प्राप्त हो जाती थी। इसीलिए जो मगध साम्राज्य था, उनकी सेनाओं में हाथियों की बहुलता थी। और जब वो आक्रमण करते थे, क्या पूरा राज्य को जीत लेते थे। कौन, मगध के लोग। अगला क्या था, सैनिक शक्ति बहुत प्रबल थी। मगध राजाओं की जो सैनिक शक्ति थी वो क्या थी, बहुत ही प्रबल थी। अर्थात जिस शहर पर वो आक्रमण करते थे उसको क्या, विजयी होकर छोड़ते थे। कौन, मगध साम्राज्य के लोग। ठीक, आगे क्या था, मगध का शक्तिशाली होने का मेन रीजन और था। पहला था राजगृह। मगध की 2 राजधानियां थी, एक राजधानी थी राजगृह, दूसरी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। तो मगध साम्राज्य की जो दोनों मेन राजधानियां थी, पहली राजधानी क्या थी, राजगृह। जो राजगृह थी यह पहाड़ियों से घिरी हुई थी। पहाड़ियों से घिरी हुई होने के कारण बगल के साम्राज्य के राजा इस पर आक्रमण करने में क्या होते थे, असफल हो जाते थे। अगला रीजन क्या था, पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, यह गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित थी। अर्थात अगर पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना होना था तो राजाओं को, बगल के सम्राट राजाओं को क्या, गंगा और सोन नदी को पार करके तब आना पड़ता था। तो ये क्या था, एक मेन रीजन था इसका। ठीक, आगे इसका मेन रीजन विस्तार क्या था, जो शक्तिशाली बनने का रीजन क्या था, साम्राज्य विस्तार। मगध के जितने भी सम्राट हुए हैं, वे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक महान, क्या करते हैं, एक महान निर्णय लेते हैं। और वो लोग अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए अपने साम्राज्य से सटे हुए साम्राज्यों से, राजाओं के लड़कियों से क्या करते थे, शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। अर्थात महत्वाकांक्षी शासक थे। जैसे हम लोग जानते हैं जो बिम्बिसार था, ठीक, हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था, बिम्बिसार था। वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उसके पास में जो भी साम्राज्य थे, अपने आसपास के साम्राज्यों के राजकुमारियों से, राजाओं के क्या पुत्रियों से क्या करता था, शादी कर लेता था। और शादी करके मगध साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया था। कौन, बिम्बिसार ने। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे बिम्बिसार के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो इसके पहले हम लोग समझते हैं कि मगध से पहले भी यहाँ पर एक साम्राज्य था। कौन था, ठीक, बृहद्रथ वंश। क्या था, बृहद्रथ वंश था। तो बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने किया था, बृहद्रथ ने। ठीक, जो बृहद्रथ वंश था इसकी स्थापना किसने किया था, बृहद्रथ ने किया था। फिर बृहद्रथ बाद कहते कौन बढ़ता है, जरासंध। कौन बढ़ता है, जरासंध। अर्थात जो जरासंध था यह बृहद्रथ का बेटा था। कौन था, बेटा था। फिर जरासंध के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, सहदेव। कौन बढ़ता है, सहदेव। फिर सहदेव पर कौन बढ़ता है, रिपुंजय। तो पूछा गया है कि बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था, बृहद्रथ था। और बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था, ये अंतिम शासक है रिपुंजय। कौन था, रिपुंजय। तो बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक कौन थे, रिपुंजय थे। तो रिपुंजय का जो मंत्री था कौन था, पुलक। रिपुंजय का मंत्री कौन था, पुलक था। और पुलक का पुत्र कौन था, बिम्बिसार। पुलक पुत्र कौन था, बिम्बिसार था। तो होता क्या है, बिम्बिसार ने बृहद्रथ वंश को समाप्त करके एक नए वंश हर्यक वंश की स्थापना करता है। कौन, बिम्बिसार। बिम्बिसार ने बृहद्रथ वंश को समाप्त करके एक नए वंश हर्यक वंश की स्थापना करता है। कौन, बिम्बिसार। फिर बिम्बिसार के बाद उसका पुत्र कौन, अजातशत्रु। क्या होता है, अपने बाप की हत्या करके, अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, अजातशत्रु। फिर अजातशत्रु के पुत्र कौन था, उदयन। उदयन ने भी अपने बाप की हत्या करके क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। कौन, उदयन। फिर उदयन के बाद गद्दी कौन बैठता है, नागदशक। कौन बैठता है, नागदशक। तो पूछा जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिम्बिसार। ठीक,
और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। अब क्या होता है, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कौन कर देता है? शिशुनाग। कौन कर देता है? शिशुनाग। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कौन कर देता है? शिशुनाग। और शिशुनाग ने एक नए वंश शिशुनाग वंश से करता है स्थापना करता है। तो शिशुनाग पूछा गया है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। फिर शिशुनाग बाद इसका पुत्र कौन बढ़ता गद्दी पर? इसका पुत्र था कौन? शिशुनाग का पुत्र कौन था? कालासो। कौन था? कालासो। इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में? कालाशोक के समय में। किसके समय में? कालाशोक के समय में। ठीक। फिर कालाशोक के बाद गद्दी कौन बढ़ता है? नंदीवर्धन। कौन बढ़ता है? नंदीवर्धन। तो पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। फिर क्या होता है? फिर नंदीवर्धन क्या होती है? मृत्यु होती है। फिर एक नए वंश नंद वंश की क्या होती है? स्थापना होती है। इसकी नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। तो फिर क्या होता है? महापद्म नंद के बाद गद्दी कौन बढ़ता है? घनानंद। जो महापद्म नंद था इसको हम लोग एक राड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एक राड। एक राड क्या होता है? अर्थात उस समय पूरे भारत में एक ही सम्राट कौन था? महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद था। और महापद्म नंद अपने आप को छत्र नाशक के रूप में पुकारता था। अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कौन था? महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद। फिर महापद्म नंद के बाद गद्दी कौन बढ़ता है? घनानंद। घनानंद बढ़ता है। और घनानंद के समय हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या होता है? सिकंदर का आक्रमण होता है। पूछा होता है कि सिकंदर का आक्रमण भारत में कब हुआ था? तो घनानंद के शासन काल में होता है। फिर क्या होता है? फिर घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? एक नए वंश चंद्रगुप्त मौर्य क्या? एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त करके एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना करता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन गद्दी बढ़ता है? बिंदुसार। उसका पुत्र कौन होता है? बिंदुसार। यहाँ है बिंदुसार और यहाँ क्या है? बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार। तो जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। और जो बिंदुसार है एक चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? बेटा था, पुत्र था। फिर बिंदुसार के बाद उसका बेटा कौन? अशोक गद्दी पर बैठता है। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक। फिर क्या होता है? फिर यहाँ पर शुंग वंश। फिर क्या होता है? यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना होती है। क्या? शुंग वंश की स्थापना होती है। तो शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कौन था? देवभूति था। फिर आगे कौन वंश आता है? कर्ण वंश। कौन था? कर्ण वंश। तो कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कौन था? वासुदेव। और अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा। आगे आता है सातवाहन वंश। क्या आता है? सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन था? सिमुक। और सातवाहन वंश का अंतिम राजा कौन था? सातकर्णी। यही सबसे फेमस राजा था। कहीं लिखा गया है सातकर्णी प्रथम। ये क्या था? सातवाहन वंश का सबसे फेमस राजा था। सबसे प्रसिद्ध कौन था? सातवाहन वंश का कौन था? सातकर्णी। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं बिंबिसार के बारे में। किस बारे में पढ़ते हैं? बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना किसने किया था? वासु के पुत्र जरासंध के पिता बृहद्रथ ने किया। किसने किया था? बृहद्रथ ने। तो बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की क्या किया था? स्थापना करता है। क्या करता है? बृहद्रथ मगध साम्राज्य की स्थापना करता है। और मगध साम्राज्य को जो राजा थे उसको नष्ट करके मार करके बिंबिसार एक नए वंश हर्यक वंश के करता है? स्थापना करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। पूछा जाता है कि हर्यक वंश का वास्तविक शासक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक। 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में 544 ईसा पूर्व ईस्वी नहीं ईसा पूर्व घटता है। तो 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता कौन बैठता है? बिंबिसार। और इसने
रिपुंजय को हरा करके उसके साम्राज्य को कहाँ मिला लिया, अपने मगध में मिला लेता है। कौन मिला लेता है, मगध में मिला लिया। किससे मिला लिया, बिंबिसार ने। फिर क्या होता है, पूछा जाता है कि बिंबिसार का प्रथम युद्ध किसके सम्मुख हुआ था, तो बिंबिसार का प्रथम सामना अपने पड़ोसी राज्य अंग से होता है। कहाँ होता है, अपने पड़ोसी राज्य अंग से होता है। पूछा जाता है कि बिंबिसार का प्रथम सामना किस राज्य से होता है, किस जनपद से होता है, तो अंग से। कहाँ से, अंग से। पूछा जाता है कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, राजगिरी। तो बिंबिसार राजधानी क्या थी, राजगिरी थी। ठीक, आगे है बिंबिसार। बिंबिसार और महात्मा बुद्ध के एक अच्छे संबंध थे। ठीक, जो बिंबिसार थे और महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे वो बिंबिसार के समकालीन थे। पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध किसके समकालीन थे, तो बिंबिसार के समकालीन थे। तो बिंबिसार और महात्मा बुद्ध के क्या थे, अच्छे संबंध थे। महात्मा बुद्ध बिंबिसार के दरबार में क्या समय समय पर आया करते थे। ठीक, होता क्या है, एक बार महात्मा बुद्ध बीमार पड़ जाते हैं। कौन, महात्मा बुद्ध बीमार पड़ जाते हैं। फिर महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए क्या करते हैं, बिंबिसार अपने राजवैद्य, बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजता है। कौन भेजता है, तो कौन, बिंबिसार भेजता है। पूछा गया है कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसे भेजा था, तो जीवक को। किसको, जीवक को। जीवक कौन था, बिंबिसार का राजवैद्य था। तो जो जीवक था वह वैशाली की नर्तकी गणिका आम्रपाली का पुत्र था। क्या था, आम्रपाली का पुत्र था। जीवक ने तक्षशिला से वैद्य की शिक्षा ग्रहण की थी। फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय से जीवक ने क्या किया था, क्या वैद्य की शिक्षा ग्रहण किया था। और जीवक महात्मा बुद्ध की सेवा तो करता ही है और साथ साथ अवंती के राजा प्रसेनजित की भी सेवा करता है। अवंती राजा प्रसेनजित क्या एक रोग से ग्रसित थे, पांडु रोग। ठीक, उस रोग से ग्रसित थे। उस रोग को क्या, उसको हटाने के लिए, उसको क्या जड़ से समाप्त करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को प्रसेनजित के पास भेजा था। तो बिंबिसार ने किसके पास, महात्मा बुद्ध के पास और प्रसेनजित के पास जीवक को भेजा था। ठीक, आगे क्या है, बिंबिसार के शासनकाल की जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावरा से मिलती है। पूछा जाता है कि बिंबिसार के शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो महावरा से। कहाँ मिलती है, महावरा से मिलती है। आगे हम लोग जानते हैं कि जो बिंबिसार था इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आसपास के जो पड़ोसी क्या थे, साम्राज्य थे, जो सार थे, उनकी क्या राजाओं की पुत्रियों से क्या किया, शादी करना स्टार्ट किया और अपने साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य बना देता है। कौन बना देता है, बिंबिसार। इसने जो था, इसने वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से विवाह करता है। सब राजकुमारियां थी। ठीक, वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना, फिर भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की और कौशल नरेश की प्रसेनजित की बहन महाकौशला शादी करता है। कौन करता है, बिंबिसार। तो किससे, पहला चेलना, दूसरा क्या, क्षेमा, तीसरा कौन, महाकौशला से शादी करता है। ये सब राजकुमारियां थी और राजकुमारी शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। कौन कर रहा था, बिंबिसार। और पूछा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किस राजा के शासनकाल में दिए गए, तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों उपदेश किस राजा शासनकाल में दिए गए थे, तो बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों उपदेश दिए गए थे। ठीक, बिंबिसार ने, होता क्या है, बिंबिसार की आयु 40 से 45 वर्ष हो जाती है, तभी वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अपने आस पड़ोस की राजाओं की पुत्रियों शादी करता रहता है। उसका बेटा क्या होता है, कौन, अजातशत्रु उसमें होता है, लगभग 24 वर्ष का होता है, 23-24 वर्ष का होता है। वो सोचता है कि राजा अभी जी हमारे पिताजी इतने वर्ष के हो चुके हैं, तभी भी शादी कर रहे हैं। फिर क्या करता है, अपने पिता की हत्या कर देता है। कौन कर देता है, अपने पिता की हत्या करके वह खुद क्या होता है, राजगद्दी पर बैठ जाता है। इसीलिए हम लोग किसको, इस वंश को पितृहत्या वंश के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस वंश के सभी राजा अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे हुए हैं। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं पितृहत्या वंश के नाम से जानते हैं।
फिर क्या होता है, बिम्बिसार ने तो बिम्बिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक लगभग मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। किसने? पूछा जाता है कि बिम्बिसार ने मगध पर कितने वर्षों शासन किया था, तो 52 वर्षों शासन किया था। सबसे अधिक शासन कौन किया था? बिम्बिसार ने किया। ठीक। जैन ग्रंथों में बिम्बिसार को श्रेणी के नाम से पुकारा गया है। पूछा गया है कि जैन ग्रंथ में बिम्बिसार को किस नाम से जानते हैं? श्रेणी। क्या नाम जानते हैं? श्रेणी के नाम से जानते हैं। आगे, बिम्बिसार के पुत्र क्या? अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर क्या राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक। आगे, मगध साम्राज्य का जो केंद्र बिंदु था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है कि मगध साम्राज्य का जो केंद्र बिंदु था वह मगध साम्राज्य की राजधानी ही थी। कौन? राजगृह और क्या थी? पाटलिपुत्र। ये पेपर में कई बार हुआ है कि मगध साम्राज्य का सेंटर केंद्र बिंदु कौन था? राजगृह और क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक। क्यों राजगृह थी? क्योंकि जो राजगृह थी यह क्या थी? यह पहाड़ियों से घिरी हुई थी और जो पाटलिपुत्र थी यह गंगा और सोन नदी के संगम पर थी। यहाँ पर आक्रमण करना क्या था? एक राजाओं के सामने बहुत बड़ी क्या समस्या थी, इसलिए क्या था? केंद्र था। क्या? मगध का केंद्र था। क्या? आगे, सम्राट बिम्बिसार ने महात्मा बुद्ध को बेड़ुवन विहार जो राजगृह पड़ता है दान में दिया था। पूछा जाता है कि सम्राट बिम्बिसार ने महात्मा बुद्ध को कौन सा शहर दान में दिया था? कौन सा शहर दान में दिया था? तो बेड़ुवन विहार शहर को सम्राट बिम्बिसार ने क्या किया था? इसको महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया था। तो यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ साथ कमेंट करिए। घंटी